हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले हमने आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के ही 4 वीडियोस अपलोड करा दिया है मैंने, और आज इस 5वें वीडियोज़ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो उसमें कहीं पे हम स्मॉल एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय, और कहीं कहीं हम स्मॉल एल को कंसीडर करते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, कि एक क्वेश्चन लिया है ताकि हम आपको ये समझा सकें कि कब स्मॉल एल को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लिया जाएगा और कब स्मॉल एल को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। उससे पहले मैंने कल जो आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रूव करके दिया था, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट कल लिखाया था कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो रेशियो आता है वो 2:1 आता है। यानी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। उसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निरक्षीय स्थिति पर आप निकाल रहे हैं उसकी दिशा किधर होगी। तो उसके लिए मैंने ये फिगर कल बनाया था, और मैंने आपको आसानी से चीज़ें दिखा सकें इस वजह से मैंने ये फिगर भी ड्रा किया है। तो आपको ये फिगर ड्रा नहीं करने हैं, आपको उसी नोट में दूसरा पॉइंट लिख देना है। मैं फिगर इसलिए ड्रा किया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट ई आएगा वो ए बी आवेश के जो आवेश दिए गए होंगे जिस एक्स एक्सिस पर चार्ज होंगे उसी के पैरेलल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसलिए मैंने दिशा लिख दिया है कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बी के समांतर होती है। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ जो भी नाम रखना चाहें आप नाम रख सकते हैं। उसके पैरेलल आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ आपको बताना चाहिए, तो मैं ये भी फिगर में थीटा एंगल दिखाया है। कल जैसा कि मैंने यहाँ थीटा और थीटा दिखाया था, मैंने ये बता दिया था कि ये एंगल जो है वो भी थीटा होगा। वो कैसे होगा उसको मैं आज आपको यहाँ समझा देता हूँ कि यदि ये थीटा एंगल है तो ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही, जो सी के साथ ऐसे आ रही इस तरफ, इसका यदि कोई नाम दे दें, सपोज मान लीजिए डी है, तो जो सी डी लाइन है वो ए बी लाइन के पैरेलल होगी। यदि सी डी ए बी के पैरेलल है तो एकांतर कोण से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यदि ये थीटा है तो शीर्षाभिमुख से ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, और दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें था जो मुझे लगा कि नहीं हमें आपको बताना चाहिए। मैं कल जल्दी जल्दी में आपको वो चीज़ें नहीं बता पाता, तो वो चीज़ें मैं आज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात तो हो गई दिशा की, और ये थीटा कहाँ से आया था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने ताकि हम आपको समझा सकें कि कब हम स्मॉल एल को इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कब छोड़ेंगे और कब नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। देखो, ये चीज़ हम इरेज कर देते हैं ताकि हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा सकें उसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कभी कभार के हम एल का वैल्यू न्यूमेरिकल में कंसीडर भी करते हैं और कभी कभी के छोड़ देते हैं। एल का मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सिस पर या फिर नॉन एक्सिस पर, बोले तो अक्षीय स्थिति पर या निरक्षीय स्थिति में जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो कभी कभार के सवाल में हम लोग एल को छोड़ देते हैं, स्मॉल एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और कभी कभी स्मॉल एल को कंसीडर भी करते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि कैसे जानेंगे, कब जानेंगे कि एल को निगलेक्ट करना है, छोड़ देना है, और कब जानेंगे कि स्मॉल एल को लेना है। तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, आपको समझाना चाहिए। इस वजह से हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन लिया है जिसकी सहायता से हम आपको ये चीज़ें बता सकें, जिससे कि आपको आसानी से वो जो समस्या है स्मॉल एल को लेने और छोड़ने वाली वो समझ में आ सके। तो देखो, यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलम के दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैंने मान लिया ए और बी दो आपके बिंदु हैं, ए पर +10 माइक्रोकूलम का और बी पे -10 माइक्रोकूलम का चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है। क्यों?
प्लस माइनस लिया है, वो कह रहा है कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। दो बराबर का मतलब उनका परिमाण समान होगा और प्रकृति अलग अलग है, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। प्रकृति का मतलब होता है धन और ऋण। बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दिया है। कह रहा है ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हमसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मांग रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का, P इक्वल टू द Q इंटू 2L। Q का वैल्यू इन दोनों आवेशों के परिमाण में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं। केवल परिमाण लेते हैं तो परिमाण तो कभी नेगेटिव होता नहीं है ना। तो वैल्यू क्या लेंगे Q का, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दिया है 2L का वैल्यू, वो 1 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁸। उसमें से एक कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गुणा में यदि घात समान हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन जब इसको ऐड करने जाएंगे तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे 10⁻⁸ करके, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका पावर प्लस है, इसका माइनस है, तो दोनों को हल करेंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा। यहाँ से ये P का वैल्यूज आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो आवेश का यूनिट होता है कूलम और दूरी का यूनिट होता है मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यूज। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता बताना है। ये चीज़ ही हमें आपको समझाना है। द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर आपको तीव्रता बतानी है। तो देखिए फिगर हम इस चीज़ को इरेज करते हैं और आपको आसानी से अक्षीय और निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो कराते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो डाइपोल हमने बनाया है इसका एक मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं O। इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या मान लेते हैं, एक O मान लेते हैं। ठीक है जी, कह रहा है कि द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय पर बताना है और निरक्षीय पे बताना है। तो इसका मतलब एक्सिस पर जब निकालते थे, तो जब हमने निगमन आपको सूत्र का करके दिया था तो उस केसेस में हमने आपसे एक बात की थी या बताया था कि अक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो वहाँ पे हम मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस को r दूरी को कंसीडर करते थे। ठीक है जी, तो यहाँ से कितने मीटर दूरी पर पूछ रहा है, द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को हम P कंसीडर करते हैं और O से ये जो दूरी है उसे 1 मीटर मानते हैं। यहाँ वाली दूरी कितनी मानते हैं, 1 मीटर। ठीक है जी, अब सुनो, तो यहाँ से यदि A से टोटल डिस्टेंस P की पूछी जाएगी तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से आप देख पा रहे हैं A और B के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2L 1 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ तक का पूछा जाएगा कि नहीं AO बताइए तो आप कहेंगे सर ये 0.5 सेंटीमीटर होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस बात को समझने से पहले आप हमें ये बताइए कि जो R का मान है वो 1 मीटर है। R कितना है, 1 मीटर है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम L लेते हैं। तो यदि हम L का वैल्यू पूछेंगे, हालांकि 2L आपका 1 सेंटीमीटर है, जब इसे कंसीडर करेंगे मीटर के यूनिट में तो आ जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। तो चूँकि हमें L चाहेगा तो L कितना आएगा, 1/2 × 10⁻²। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 × 10⁻²। इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5/10⁻²। इसको जब भाग देंगे तो आएगा 0.005। ठीक है जी, ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। तो आप हमें पहले यही बताओ कि क्या आप इस यल को, ये जो यल का वैल्यू आ रहा है 0.005 मीटर, आर की तुलना में ये जो एल का वैल्यू जा रहा है वो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है। जवाब है सर फ्रैक्शन में होता तब भी छोड़ देते, फ्रैक्शन में होता तब भी छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब एल का स्क्वायरिंग करेंगे, आप एल का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो उस केसेज में इसका जो एल स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0000025 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना के 6 स्थान पर डेसिमल होना चाहिए है। तो ये एल स्क्वायर का मान एल की तुलना में तो और भी कम है। तो इस बात का ये मतलब है कि जब आर की तुलना में एल का मान, हमने लिखवाया भी था कि आर की तुलना में यदि एल का मान कम होगा, छोटा होगा, यानी बहुत ही छोटा होगा आर की तुलना में एल, तो उस केस में हम एल को छोड़ देते हैं, मतलब एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि आर से यदि एल छोटा है तो एल स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो उस केस में एल स्क्वायर को हमने निगलेक्ट कर दिया था। तो अब आप सोच के ही बताओ कि क्या आप एल को लोगे? आप कहोगे जी नहीं, क्यों? क्योंकि एल का मान आर की तुलना में तो बहुत ही छोटा है। इसका मान 0.005 आ रहा है, जबकि आर का मान 1 मीटर है। तो आर की तुलना में एल क्या है? छोटा। तो एल को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। जब एल को जैसे ही निगलेक्ट करेंगे मेरे भाई, एल को जब निगलेक्ट करेंगे तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने आपको कल दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
इंटू 2p/k r3, 2p/r3। अक्षी पे आता है 2p/r3, निरक्षी पर आता है p/r3। 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁻9 होता है, इंटू 2 इंटू पी का वैल्यू अभी भी ऊपर आपने सवाल में निकाला था जो कि आया था 10⁻⁷ अपन r3। r का मतलब ये वाली डिस्टेंस 1 है, 1 का घन करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 का क्यूब करेंगे भाई तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब इस पूरे डाटा को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ई एक्सियल मतलब ई अक्षी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 9 दूना के 18 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 7 घट जाएगा तो 10⁻2 आ जाएगा। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 1.8 × 10⁻³ लिख सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन/कूलम। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 1.8 × 10⁻³ न्यूटन/कूलम। इसी तरह निरक्षीय स्थिति पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर भी पूछ रहा है तो आपको पता हो चुका है कि जब निरक्षीय पर हम निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति के केसेस में हमने एल को निगलेक्ट कर दिया है। क्यों निगलेक्ट कर दिया है, एल को इसलिए हमने इरेज कर दिया है, मतलब हटा दिया है, क्योंकि एल का मान आर की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो जब बहुत ही छोटा है तो उस केस में तो एल को छोड़ देंगे, और यदि एल को छोड़ेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला था ई अक्षी बटा ई निरक्षी = 2, या फिर आप इस फार्मूले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका वैल्यू यदि आपको चाहे तो देखो यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं आपको। ई निरक्षी का वैल्यू, ई निरक्षी कितना आएगा, उसका फार्मूला है 1/4πε0 इंटू p/r3। तो इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁷ कितना होता है, 9। और p का वैल्यू आपको सवाल में, आप पीछे सवाल में लगाए थे जिसका वैल्यू आया था 10⁻⁷ पहले क्वेश्चन में आपने इसको सॉल्व किया था। और r का वैल्यू है 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ से यदि इसको सॉल्व करें, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा 9 × 10⁻⁷ कितना, 2 आ जाएगा न्यूटन/कूलम। तो आप देख पा रहे हैं यदि अक्षी और निरक्षी में यदि वैल्यू भी निकालेंगे ना तो अक्षी वाला निरक्षी वाले का कितना टाइम है, 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 2 गुना है कि नहीं है, 9 दूना 18 आ जाएगा ना। 10 के घात को इसको दशमलव खत्म करें तो 18 × 10⁻2 है, ये 9 × 10⁻2 है। तो जब द्विध्रुव छोटा होता है तभी अक्षी वाला निरक्षी वाले का 2 गुना होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कब सवाल में एल को लिया जाएगा और कब छोड़ा जाएगा। तो आगे बात करते हैं। तो आगे हेडिंग लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें स्थित होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या लगेगा, टार्क लगेगा, कपलिंग टार्क लगेगा। वो कपलिंग टार्क कितना लगेगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। समझो, एक चित्र बनाते हैं। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो आप बनाइए एक समान वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा और उनके बीच का जो परिमाण हो हर एक पॉइंट्स पर यदि सेम होगा तो कहा जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र है। फिगर एक तरफ बना देते हैं ताकि हमें इसका निगमन करने में समस्या न हो। तो आप समझ पा रहे होंगे, हम फिगर ड्रा कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, अब वो वैद्युत द्विध्रुव इस कदर रखा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण पे क्या है, बेंड है, लाइक दिस, ऐसे रखा है, ऐसे। देखो देखो भाई, ये डाइपोल है। इस डाइपोल का ये वाला जो सिरा है इसको हम ए कह देते हैं और इस वाले को बी कह देते हैं। इस वाले सिरे को हम ए कह देते हैं और इस वाले सिरे को बी कह देते हैं, और इसे कंसीडर करते हैं मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये मिड पॉइंट है जिसे हम किसी सिंबल से दिखा देते हैं। दैट इज़, मान लेते हैं वो सिंबल क्या है, ओ है। और आपको पता है कि जो डाइपोल की टोटल लेंथ होती है वो 2l होती है। तो हम यहाँ से यदि पूछेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी तो आपका जवाब होगा सर दिस इज़ l। ये कितना है, ये l होगी।
यहाँ से लेके यहाँ तक। और यदि हम O से B तक की डिस्टेंस पूछेंगे तो वो भी कितना होगा, L ही होगा। अब यहाँ पे जो चार्जेस हम रखते हैं A पॉइंट्स पे, सपोज ये निगेटिव चार्ज है माइनस Q है, और इस B पॉइंट पे जो चार्ज सिचुएटेड है उसे प्लस Q कंसीडर करते हैं। ठीक है, द्विध्रुव हमने रख दिया, इस पर टार्क कितना लगेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं भाई, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है जी, देखो तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ क्या पता है पहले से कि यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर प्लस Q चार्ज यहाँ पे सिचुएटेड है, तो प्लस Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होती है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे यदि प्लस Q है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी F इज इक्वल टू Q इंटू E होगा, किधर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। ठीक, यदि माइनस Q है, यदि चार्जेज आपके पास निगेटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा F वो आएगा माइनस Q इंटू E, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के क्या होगा, विपरीत। ठीक है, सुनो अब हम क्या करते हैं कि इन सब को ऐसे एक डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, जिससे कुछ न कुछ बेनिफिट होगा हमारा। इसे हम मिला रहे हैं, ऐसे एक लाइन ड्रा कर ले रहे हैं, और ये समझ लीजिए एक तरह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये किया है। मान लीजिए ये A है, ये B है, और यहाँ सपोज कर लेते हैं कोई पॉइंट से C, और ये जो डाइपोल रखा गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा सब थीटा ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन यदि इस लाइन के पैरेलल है तो संगत कोण से ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर। इसलिए मैंने कहा है कि वैद्युत क्षेत्र में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखे हैं तो वो कितने एंगल पर रखा गया है, तो जब अब थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है। ओके जी, अब ये टार्क क्या होता है, पहले तो ये बल युग्म समझना हमें बेहद ज़रूरी है कि बल युग्म होता क्या है। जैसे इसका नाम है, बल माने बल, युग्म माने होता है जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, कपुल, कपुल जानते हैं ना, जोड़ा। ठीक है, तो बल किस में लगेगा, पेयर में लगेगा, बल जोड़े में लगेगा। बल यदि जोड़े में लगेगा तो वो जोड़े में जो बल लगेगा उसी को, उस बल युग्म का क्या बोलेंगे, आघूर्ण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम थीटा कोण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो इस पर जो डाइपोल लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो टार्क हम निकालेंगे, जो टार्क हम निकालेंगे इस पर, कपलिंग टार्क, वो उसका काम होगा कि ये एक बल तो उस दिशा में लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तो इसका मतलब ये ए बी डाइपोल को ये जो टार्क होगा इस तरह से रोटेट कराएगा। और कब तक इसको घुमाता रहेगा, जब तक कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। यानी ए बी जो द्विध्रुव है, ये ए बी द्विध्रुव ए बी के यदि समांतर आ जाएगा तो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। उस केसेस में तब कोई टार्क तो एक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट चार फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तो उस केस में ये इसको घुमा के संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। जो बलाघूर्ण होगा, बलयुग्म का आघूर्ण होगा, वो इस पर फोर्स लगा के ई के दिशा में लेके आने का प्रयत्न करेगा। इसी वजह से बलयुग्म के आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बलाघूर्ण भी कहेंगे आगे। अब इसको थ्योरी के रूप में कैसे आप इन चीज़ों को लिखेंगे अपने नोटबुक में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, L है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित किया गया है, थीटा कोण के झुकाव पर रखा गया है। जब इस डाइपोल को, जब इस द्विध्रुव को हमने थीटा कोण पे रखा है, तो प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र
होगा प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र पर जो फोर्स लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत लगेगा। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे, जिसकी वजह से ये इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे और इसे घुमा के ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लेके आने का प्रयत्न करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहेंगे। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखो, बल युग्म कब उत्पन्न होगा उसकी कुछ शर्त होती है, वो बात पहले समझ लो, फिर मैं थ्योरी लिखाता हूँ। यदि बल युग्म आपको उत्पन्न करना है तो उसके लिए शर्त होता है कि ये जो बल युग्म की कंडीशन है उसमें जो दोनों बल लगने चाहिए, वो दोनों बल पहले तो विपरीत दिशा में होने चाहिए, दोनों बल विपरीत दिशा में होने चाहिए, और दोनों बलों का जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, यानी जो क्रिया रेखा होगी वो अलग अलग होनी चाहिए। एक ही पर यदि होगा, यदि ये बिंदु है, एक इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 ऊपर, और इसी बिंदु पर जो F2 फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, हम आपसे पूछेंगे कि क्या इस पॉइंट पे टार्क उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे सर बल तो विपरीत दिशा में है, एक केस तो फुलफिल हो रही है। दूसरी केस होती है कि ये जो दोनों बल होते हैं उनकी जो क्रिया रेखा होती है वो अलग अलग होनी चाहिए। यदि एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे टार्क उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट पर ही ऊपर की तरफ F1 फोर्स भी लग रहा है, और ए पॉइंट पर ही F2 फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी दोनों ए पॉइंट पर ही वर्क कर रहे हैं, ऊपर नीचे ए ही पॉइंट पे कर रहे हैं, यानी यहाँ पे टार्क नहीं उत्पन्न होगा। यहाँ पे यदि बात करें कि क्या यहाँ पे टार्क उत्पन्न हो सकता है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो जो F1 और F2 फोर्स है ये दोनों विपरीत दिशा में है, और दोनों बलों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा, ये इस पॉइंट के थ्रू इधर उधर रोटेट करेगा ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट करेगा। तो दोनों बलों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, पहले तो दोनों बल परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आप देख पा रहे हैं दोनों बल परपेंडिकुलर भी हैं, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग बिंदु पर है, और ये दोनों के दोनों बलों का जो परिमाण है वो इक्वल और दिशा में क्या है, विपरीत। इसको F2 मान लेते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। ये तीन केसेस को यदि फुलफिल करेंगे तभी टार्क प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों के बलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री है, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है इसके साथ ये भी परपेंडिकुलर है, और इसी लाइन के अलॉन्ग ये वाला जो फोर्स है ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों विपरीत दिशा में है, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, जो क्रिया रेखा है वो दोनों फोर्सों की अलग अलग है, तो उस केस में टार्क प्रोड्यूस होगा। यदि ये वाला इधर रोटेट करता है तो ये किधर रोटेट करेगा, इधर, ऐसे ये टार्क घूमेगा। और यदि ये फोर्स इधर की तरफ लगता है, यदि ये इधर लग रहा है तो ये किधर लगेगा, इधर। ये ऐसे इस तरह को इसको गोल गोल का करेंगे, ऐसे गोल गोल इसको रोटेट कराएंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि टार्क कब प्रोड्यूस होगा। यदि बल युग्म आपको समझ में आ गया तो बल युग्म का आघूर्ण तो कुछ नहीं है। तो मैं थ्योरी लिखता हूँ, थ्योरी पार्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। थ्योरी पार्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, द्विध्रुव का नाम क्या मैंने लिखा है, AB, आप देख पा रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q एवं माइनस Q आवेश से या आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है, बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, O इसका मिड पॉइंट है डाइपोल का। B बिंदु पर या बिंदु B पर धन आवेश स्थित है,
स्थित है जिस पर लगने वाला बल ई के दिशा में या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल ई के दिशा में, ई बोले तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, ई के दिशा में, तथा माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल ई के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आगे लिख सकते हैं कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत हैं। इसलिए ये द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे, द्विध्रुव को घुमाकर ई के दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। ई के दिशा में, ई बोले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। कहेंगे इतनी बात छपवा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना लिखें कितना छोड़ें। भाई कुछ नहीं है यार, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। मैंने बोला कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलके बना है, वो बात मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके बाद मैंने लिखा है इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। उसके बाद लिखा प्लस क्यू के कारण लगने वाला जो बल होगा वो ई के दिशा में लगेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, ई के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या उत्पन्न करेंगे? विपरीत हैं, इसलिए ये द्विध्रुव को घुमाकर ई के दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और जब ला के प्रयत्न करेंगे, यदि इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे तो उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है उसका फार्मूला, कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखो चीज़ों को अच्छे से नोट्स करके आप लिखते रहो कॉपी में। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो, उसका जवाब हम आपको देंगे। F = -QE होगा। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता क्या है? बल गुणे दोनों आवेशों के या दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बल गुणे दोनों आवेशों के बीच की
बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बल आघूर्ण पर बल गुणे लंबवत दूरी। वो लंबवत दूरी किनके बीच की, जो दोनों चार्ज आप रखें उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, ठीक है। तो यहाँ से जो -q चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो -q चार्ज दिखाई दे रहा है, इस -q और इस +q चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, इसलिए मैंने इसको मिलाया था। इसको हमने क्या किया था, यहाँ मिलाया था और इसको यहाँ मिलाया था। अब कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, तो भाई ये जो -q चार्ज है, यहाँ से ये इस पर हमने देखो परपेंडिकुलर ये है कि नहीं, ये 90 डिग्री पे है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग खींची गई है डॉटेड लाइनिंग, ये भी तो परपेंडिकुलर है इसके साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं ये बल। तो सवाल में यानी सूत्र में हम दोनों आवेशों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं। बल कितना है, तो दोनों बलों में से कोई एक बल आप ले लीजिए, QE ले लीजिए, इंटू दोनों आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी है। अब ये लंबवत दूरी आएगी कहाँ से, आप BC कैसे निकालोगे, तो BC निकालने के लिए आप यहाँ से साइन थीटा का इस्तेमाल कर लो। इस फिगर में जो ABC दिखाई दे रहा है, ABC फिगर में, ABC में आप साइन थीटा लगाओ। ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है BC, लंब बटा के कर्ण, कर्ण क्या है 2L है, कर्ण क्या है 2L है। तो BC कितना आएगा, इंप्लाइज दैट यदि BC आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर 2L साइन थीटा आएगा, 2L साइन थीटा आएगा। यानी बल तो QE आ गया, दोनों आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसका नाम है BC। अब BC का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ से ट्रायंगल से मैंने BC का वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया है। आप BC का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं, कुछ किताबों में इसको टो भी लिखता है, तो टो कहे या टाउ कहे सब एक ही है। तो टाउ इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप Q इंटू 2L, बगल में लिख सकते हैं E साइन थीटा। Q इंटू 2L का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, P आता है। क्या आता है, P आता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये P और ये क्या है E, और बगल में क्या है साइन थीटा। तो टाउ बराबर सूत्र क्या आएगा, PE साइन थीटा। टाउ बराबर सूत्र क्या आएगा, PE साइन थीटा। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो टार्क है बलयुग में जो है वो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि इसको सदिश रूप में लिखा जाए, रूप में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो आपको क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे एक वेक्टर नाम का चैप्टर, सदिशों का जो सदिश नाम का चैप्टर था उसे पढ़ के आए होंगे कि यदि आपके पास साइन थीटा आता है, साइन थीटा यदि आता है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यदि कास थीटा आता है फार्मूले में तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E है और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं यहाँ पे, तो P में हम E का ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट यदि करें तो ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बलयुग्म के आघूर्ण को सदिश रूप में रिप्रेजेंट करिए तो टाउ बराबर सूत्र होगा P क्रॉस E होगा, P क्रॉस E होगा। इसकी दिशा कहाँ होगी, तो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। ये टाउ जो आ रहा है बलयुग्म का आघूर्ण, ये राशि कैसी है, तो ये सदिश राशि है। और इसका जो यूनिट होगा वो यदि आपसे पूछा जाएगा तो यूनिट आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे, टाउ का यूनिट यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, टाउ के यूनिट के बारे में बातचीत करने से पहले हम कुछ चीज़ें और भी आपसे करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे नोट करके। बल्कि पहला कि इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा उसका मात्रक क्या होगा, तो P का मात्रक आपको पता है, P का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। और E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ से यदि बनाया तो इसका मतलब होता है न्यूटन बटा के कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। किसका वैल्यू, किसका यूनिट आ जाएगा, तो इसका टाउ का यूनिट आ जाएगा। यहाँ से भी आप बता सकते थे बल इंटू दूरी, बल का मतलब न्यूटन, दूरी का मतलब मीटर। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि बलयुग्म का आघूर्ण या आघूर्ण, जो बल आघूर्ण आप लिख रहे हैं, बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा, मात्रक वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होता है तथा यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश है तो दिशा कहाँ होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ, कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ या नीचे की ओर। बीमा आपको आता होगा, आप निकाल सकते हैं।
इसमें पूछा जाता है कि टाउ मैक्सिमम कितना आएगा या अधिकतम बल आघूर्ण कितना आएगा। तो अधिकतम बल आघूर्ण निकालने के लिए आप हमें ये बताइए कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो साइन का यदि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो टाउ मैक्स आएगा कितना? यदि आपसे टाउ मैक्स पूछा जाए तो टाउ मैक्स के केस में आएगा टाउ मैक्स P इंटू ई के बराबर। यानी अधिकतम बल आघूर्ण आपसे पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? टाउ बराबर मैक्स बराबर P इंटू ई। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।